हेलो 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 हेलो। हाँ जी विद्यार्थियों, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। कैसे हो आप सब? अच्छे हो? आई होप आप अच्छे से वीडियो देख रहे हैं, अच्छे से चीज़ों को सीख रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम सिंधु सरस्वती सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं और ये इस वीडियो लेक्चर का दूसरा पार्ट है। पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है सिंधु सरस्वती सभ्यता का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें ताकि इस वीडियो को समझने में आपको आसानी रहे। बच्चों, एक शिकायत है आपसे, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो तो आप देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और साथ में लाइक बटन भी दबाया करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये काम आप कर लें। चलिए अब अपने आज की कहानी शुरू करते हैं। और सिंधु सरस्वती सभ्यता अपन पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं, जो भी सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल है, उन महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो एक एक करके अपन सिंधु सभ्यता के स्थलों की बात करते हैं। पहला स्थल है बच्चों सिंधु सभ्यता का, जिसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का बच्चों पहला स्थल है जिसका नाम है हड़प्पा। देखिए, इस स्थल की जो जानकारी है वो सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने दी थी, है ना। किसने दी थी? सर्वप्रथम जानकारी इस स्थल की बच्चों सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन, अंग्रेज अधिकारी है चार्ल्स मैसन। और इन्होंने इस स्थल की सबसे पहले जानकारी दी थी। कब दी थी? 1826 के अंदर दी थी। 1826 में चार्ल्स मैसन ने, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी है, इन्होंने कहा था कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है, नामकरण तो इसका हड़प्पा बाद में हुआ था, लेकिन चार्ल्स मैसन ने कहा कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु नदी का जो ये क्षेत्र है, जो घाटी क्षेत्र है, इस घाटी क्षेत्र में जरूर कोई ना कोई सभ्यता छुपी हुई है। हमें इसका उत्खनन करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि यहाँ कौन सी सभ्यता और संस्कृति विकसित हुई है और हुई थी। तो सबसे पहले इस स्थल की जानकारी जो है, इस क्षेत्र की जानकारी, स्थल नहीं, स्थल तो नाम तो बाद में दिया हड़प्पा, पहले उस क्षेत्र पर जाकर के वहां पर इन्होंने सर्वेक्षण किया, उस क्षेत्र को जाकर के देखा, सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को, और तब इन्होंने ये बात बोली 1826 में कि यहाँ कोई ना कोई सभ्यता छुपी हुई है और हमें उस सभ्यता को खोजना चाहिए। तो सबसे पहले जो हड़प्पा स्थल है उसकी खुदाई की गई थी और सबसे पहले इसी स्थल को खोजा गया था। और इसकी जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? चार्ल्स मैसन महोदय ने दी थी 1826 में। अच्छा, अब हड़प्पा की खोज की बात करते हैं बच्चों अपन, कि इस स्थल की खोज कब हुई। इसकी खोज 1921 में हुई थी और किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी दयाराम साहनी ने बच्चों इस स्थल की खोज की थी। 1921 के अंदर इसकी खोज की गई थी। देखिए, हड़प्पा है कहाँ स्थान? हड़प्पा जो है वो एक्चुअल में कहाँ है? हड़प्पा जो है स्थल वर्तमान में बच्चों पंजाब पाकिस्तान के अंदर है। एक पंजाब तो अपने भारत वाला है और एक पंजाब पाकिस्तान के अंदर भी है। तो पाकिस्तान के अंदर एक जिला है जिसका नाम है मोंटगोमरी, और मोंटगोमरी जिला जो है वो किस प्रांत में पड़ता है? पंजाब। पाकिस्तान का एक स्टेट है, प्रांत है जिसका नाम है पंजाब। इसके अंदर ये जिला है मोंटगोमरी, और यहीं पर जो है हड़प्पा का स्थल है जिसकी खुदाई की गई थी। और वर्तमान में नाम की बात करें बच्चों, इसका वर्तमान में जो नाम है वो शाहीवाल है। तो पुस्तकों में आपके कईयों में शाहीवाल आपको नाम मिलेगा, ठीक है ना, मोंटगोमरी नहीं मिलेगा, आपको शाहीवाल मिलेगा। चलिए, हर सभ्यता हर सभ्यता का स्थल जहाँ पर मनुष्य ने बसना शुरू किया, स्थायी बसावट शुरू की, वो किसी ना किसी नदी किनारे मिला है। तो हड़प्पा जो है वो स्थल किस नदी किनारे है? तो वो नदी है जिसका नाम है रावी नदी। नदी का नाम क्या है बच्चों? रावी नदी, बिल्कुल सही। रावी नदी के तट पर जो है हड़प्पा स्थल पाया गया है। ठीक है, अब इस स्थल की खुदाई कब हुई? तो बच्चों खोजा तो गया ये 1921 में था दयाराम साहनी के द्वारा,
लेकिन इसकी जो खुदाई है, इसका जो उत्खनन है, वो एक्चुअल में 2 बार हुआ है। उत्खनन कितनी बार हुआ है बच्चों? 2 बार हुआ है। 2 बार इस स्थल का उत्खनन किया गया है। एक तो किया गया है 1926 में और एक किया गया है 1946 में। ठीक है, तो देखो 20 साल बाद, पहले 1926 में और फिर इसके 20 साल बाद में 1946 के अंदर इस स्थल की खुदाई की गई है। तो याद हो जाएगा, 21 में तो इसे खोजा गया, यानी कि उस स्थल को ढूंढा कि वो कहाँ पर है, और 26 में फिर उसकी खुदाई शुरू की, और दूसरी बार इसकी खुदाई उत्खनन जो है वो 1946 में किया गया। तो 26 में जिस व्यक्ति ने इसका उत्खनन किया था, उनका नाम था माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स, ये लो, 26 में माधव स्वरूप वत्स ने इसका उत्खनन करवाया था। और 20 साल बाद 1946 के अंदर उत्खनन किसने करवाया? तो 1946 में उत्खनन करता थे मार्टिन व्हीलर। मार्टिन व्हीलर, ये लो, मार्टिन व्हीलर। याद कैसे रखें बच्चों? ये तो आपको इजीली याद हो जाएगा, 26 46 26 46, 26 पहले 46 बाद में, 21 में खोज, 26 में उत्खनन, फिर 46 में उत्खनन। अब पहले किसने करवाया? माधव स्वरूप ने करवाया, मार्टिन ने करवाया? देखो दोनों में मैं आ रहा है, मैं आ रहा है ना दोनों में। लेकिन याद कैसे रखेंगे? माधव, माधव ने पहले करवाया। और माधव कौन है? माधव तो हमारे श्री कृष्ण है। माधव किसका नाम है? हमारे भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तो हम तो पहले हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही नाम लेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण पहले आए, यानी माधव पहले आए। ये तो अंग्रेज अधिकारी है, अंग्रेज नाम है, तो ये तो बाद में आएगा भैया, पहले हमारे श्री कृष्ण है। ठीक है, इन्हीं के वंशज है हम तो। तो भगवान श्री कृष्ण यानी माधव स्वरूप वत्स ने जो है 1926 में इस स्थल का पहली बार उत्खनन किया, और दूसरी बार उत्खनन किसने किया? मार्टिन व्हीलर ने किया। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं बच्चों कि ये जो स्थल है, ये एक्चुअल में 2 भागों में बंटा हुआ था। जब इस स्थल की खुदाई की गई, जो नगर मिला हमें हड़प्पा, वो हड़प्पा जो नगर था ना, वो 2 भागों में बंटा हुआ था। कितने भागों में? नगर 2 भागों में विभाजित था। 2 भागों में विभाजित, 2 भागों में विभाजित मिला है। अब 2 भाग कौन कौन से हैं देखो। एक तो है दुर्ग टीला। दुर्ग टीला, आप इसको दुर्ग टीला कह दो, चाहे आप इसको पश्चिमी टीला कह दो। पश्चिमी टीला, इसको आप दुर्ग टीला कह दो, चाहे आप इसको पश्चिमी टीला कह दो, चाहे आप इसको ऊपरी टीला कह दो। ऊपरी टीला, आप इनमें से कुछ भी कह सकते हो। और दूसरा जो है, और जो दूसरा हिस्सा है, वो इसका कहलाया नगर टीला। आप इसको नगर टीला कह दो, आप इसको निचला टीला कह दो, एक ही बात है। आप इसको नगर टीला कह दो, आप इसको निचला टीला कह दो, या फिर आप इसको पूर्वी टीला भी कह सकते हो। पूर्वी टीला लिख रहे हो ना मेरे साथ? साथ साथ में लिख दे रहे ना भाई। हाँ, कोई भी फैक्ट इधर उधर नहीं होना चाहिए, सारे याद होने चाहिए आपको। तो नगर जो है बच्चों, हड़प्पा जो नगर है वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक जो हिस्सा था वो कहलाता था दुर्ग टीला, और दूसरा कहलाता था नगर टीला। अब देखिए, नाम से ही मालूम चल रहा है दुर्ग टीला। इसे दुर्ग टीला इसलिए कहा गया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नगर के 2 हिस्से थे, और जो पश्चिमी हिस्सा था नगर का, उसका टीला जो था ना, वो थोड़ा ऊंचा था, और जो पूर्वी क्षेत्र था इस नगर का, उसका टीला नीचा था। और राजा हमेशा, जो किसी क्षेत्र के या किसी राज्य के राजा होते हैं, शासक होते हैं, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए ऊंचे स्थान पर अपना किला या दुर्ग बनवाते हैं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा नगर के अंदर ये जो ऊंचा वाला टीला है, इसे दुर्ग टीला इसीलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर शाही परिवार के मकान बने थे। शाही परिवार के मकान बने थे, यानी कि जो अधिकारी तंत्र था, जो पैसे वाले लोग थे, जो शाही लोग थे, वो इस टीले पर, इस पश्चिमी टीले पर रहा करते थे, और इसे ऊपरी टीला भी कह दिया गया। दूसरी तरफ नगर टीला, निचला टीला, जहां पर जो मकान मिले हैं, वो मकान गरीब लोगों के मिले हैं, वो आम प्रजा के मकान मिले हैं, सामान्य लोगों के मकान मिले हैं, इसलिए इसे पूर्वी टीला या निचला टीला कह दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से नगर 2 भागों में बटा हुआ था, यानी समाज का विभाजन था। एक तो ऊपरी वर्ग और एक निचला वर्ग। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है। चलिए, ये हमने बात करी हड़प्पा के नगर के 2 विभाजन की।
अब अपन बच्चों बात करते हैं कि हड़प्पा से हमें प्राप्त क्या क्या हुआ है, क्या क्या मिला है वहां से, कौन से पुरातात्विक स्रोत हैं जो हमें वहां से प्राप्त हुए हैं। तो एक एक की बात करते हैं अपन। इसको मिटा देता हूं मैं, लिख लिया आपने, नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। चलो ये लो, ये लो जी, मिटा दिया। हाँ जी, अब अपन बात करते हैं कि हड़प्पा से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो देखिए, हड़प्पा से सबसे पहला जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यहाँ से जो वस्तु हमें मिली है, जो इमारत हमें मिली है, वो है विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार। अन्नागार का मतलब क्या है बच्चों? अन्नागार का मतलब है कि अन्न को रखने का, अनाज को इकट्ठा करने का एक बड़ी सी इमारत, बड़ा सा भवन जिसके अंदर अनाज को इकट्ठा कर सके। तो छह छह की पंक्तियों में मिले हैं बच्चों, छह छह की पंक्तियों के अंदर कितने मिले हैं? 12 मिले हैं। छह छह की पंक्तियों, यानी कि एक लाइन के अंदर 6 अन्नागार और फिर अगली लाइन के अंदर भी 6 अन्नागार। इस तरह से 6 और 6 12 अन्नागार यहाँ से मिले हैं और बड़े बड़े मिले हैं, विशाल मिले हैं। तो ये एक इसकी मुख्य विशेषता है हड़प्पा की, कि यहाँ से विशाल अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इन अन्नागारों से बच्चों, इन अन्नागारों से प्रथम गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए। यानी कि सिंधु सभ्यता से पहली बार अगर गेहूं और जौ का प्रमाण पूछे तो वो कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला है। तो ये भी आप लिखेंगे, प्रथम गेहूं और जौ के साक्ष्य, प्रथम गेहूं व जौ के साक्ष्य, ठीक है। प्रथम गेहूं और जौ के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद में अपन बात करते हैं 2 नंबर पे, हड़प्पा से कुछ नावें भी प्राप्त हुई है। हड़प्पा से नावों के साक्ष्य मिले हैं बच्चों, नावों के साक्ष्य। नावों की क्यों आवश्यकता पड़ेगी भाई? जब आप व्यापार वाणिज्य करेंगे, समुद्री मार्ग से जब आप कहीं जाएंगे तो नावों की तो आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो इसका मतलब सिंधुवासी जो है व्यापार वाणिज्य किया करते थे और नावों का प्रयोग करते थे। तो नावों के भी यहाँ से क्या है? साक्ष्य मिले हैं। और देखिए यहाँ से क्या मिला है? सभा भवन के साक्ष्य मिले हैं। सभा भवन, जिसको आप सेमिनार हॉल कह देते हैं। जैसे आपके कॉलेज के अंदर मान लीजिए कोई प्रोग्राम होता है तो आपको एक बड़े से हॉल के अंदर बैठाते हैं, इकट्ठा करते हैं वहां पे, और वहां पर फिर पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है। तो उसको आप क्या बोलते हो? उसको सेमिनार हॉल बोलते हो ना। तो इसी तरह से सभा भवन का मतलब यही है, जहां बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो सके। तो सभा भवन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा देखो बच्चों, हड़प्पा से क्या मिला है? उसके अलावा बच्चों, हड़प्पा से जो दुर्ग टीला है, हड़प्पा से जो दुर्ग टीला मिला है, यानी जहां पर शाही परिवार के लोग या अधिकारी वर्ग निवास करता था, इसके जस्ट सामने, इस शाही किले के बच्चों जस्ट सामने जो है, एक ईंटों का चबूतरा मिला है। क्या मिला है? ईंटों का चबूतरा। ये लो, ईंटों का गोलाकार चबूतरा। और चबूतरा कैसा है? गोलाकार है। आकार कैसा है इस चबूतरे का? गोल आकार है इसका, ठीक है। और इस चबूतरे से ही हमें गेहूं और जौ के साक्ष्य मिलते हैं। ये लो, इस चबूतरे से भी जो है गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चबूतरा मिला है, इसका मतलब पक्षी वहां पर दाना चुगने के लिए आएंगे, तो वहां पर गेहूं और जौ के साक्ष्य हमें प्राप्त हो जाते हैं ईंटों के चबूतरे से, जो कहाँ मिला है? दुर्ग टीले के सामने से मिला है, ठीक है बच्चों। अच्छा, आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कब्रिस्तान की। हड़प्पा से 2 कब्रिस्तान मिले हैं। हड़प्पा से क्या मिले हैं बच्चों? 2 कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। कितने कब्रिस्तान? 2 कब्रिस्तान मिले हैं। एक कब्रिस्तान का तो नाम है R37 और दूसरे का नाम है बच्चों कब्रिस्तान H। कब्रिस्तान H, ये लो, ये 2 प्रकार के कब्रिस्तान हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है बच्चों। अब R37 इसका नाम क्यों रखा गया? इसका नाम R37 इसलिए रखा गया क्योंकि इस कब्रिस्तान से 37 कब्रें प्राप्त हुई है, इसीलिए इसका नाम R37 रख दिया गया। दूसरी तरफ जो कब्रिस्तान H है, इसका नाम कब्रिस्तान H क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि जो कब्रें प्राप्त हुई है वो H के शेप में, H के आकार में मिली है। कैसे? ये देखिए, इस तरह से, जैसे एक कब्र यहाँ है, एक कब्र को यहाँ दफन किया गया, एक कब्र यहाँ दफन कर दी और एक यहाँ दफन कर दी। उसके बाद एक कब्र यहाँ दफन की हुई मिली है और एक यहाँ मिली है।
तो देखो ये एच जैसा शेप मिल गया ना, तो इसीलिए इस कब्रिस्तान को क्या नाम दे दिया, कब्रिस्तान एच नाम दे दिया, यानी इसी शेप में आगे 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 कब्रों को दफन किया गया है, तो इसीलिए इस कब्रिस्तान को क्या नाम दे दिया, कब्रिस्तान एच दे दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, इस कब्रिस्तान एच से सिंधु लिपि के प्रमाण मिले हैं। सिंधु लिपि, यानी सिंधु लिपि का मतलब है कि सिंधु अक्षर, वो जो जिस भाषा में अक्षर लिखा करते थे, लेखन कला जो किया करते थे, वो उसका प्रमाण अपने को मिला है। कहाँ से मिला है, कब्रिस्तान एच से मिला है। बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिंधु लिपि के जो साक्ष्य हैं, जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है, जिसको हम बुस्ट्रोफेदन कहते हैं, जिसको हम चित्राक्षरी लिपि कहते हैं, जिसको हम गोमूत्री लिपि कहते हैं, उस लिपि के साक्ष्य 2 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। उनमें से एक स्थान तो है हड़प्पा का कब्रिस्तान एच, और दूसरा स्थान है धोलावीरा का स्टेडियम गुजरात। वहां से भी सूचना पट से हमें सिंधु लिपि के साक्ष्य मिले। याद आया आपको, पिछली वीडियो में बताया था मैंने। अगर आप वीडियो ढंग से देख रहे हैं तो आप समझ पाएंगे इस चीज को, एक एक करके चल रहे हैं हम। ठीक है, तो कब्रिस्तान एस से हमें सिंधु लिपि के भी क्या प्राप्त हुए हैं बच्चों, सिंधु लिपि के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए अब आगे चलते हैं। इसको मिटा दूं मैं, लिख लिया होगा आपने। ये 5 फैक्ट अपन ने इसके बारे में जान लिए। अब अपन आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हड़प्पा से संबंधित। अब देखिए बच्चों, हड़प्पा से और क्या मिला है। हड़प्पा से और बात करें बच्चों तो छठा, पीतल की इक्का गाड़ी मिली है। पीतल की इक्का गाड़ी, पीतल की इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिले। इक्का गाड़ी क्या होती है, इक्का, इक्का का मतलब है एक, यानी कि एक जानवर के द्वारा किसी गाड़ी को खींचा जाए तो वो इक्का गाड़ी कहलाती है। तो पीतल की इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा बच्चों एक मूर्ति मिली है। कैसी मूर्ति है, नारी मूर्ति है बच्चों, एक नारी की मूर्ति है। और इस नारी मूर्ति में नारी के गर्भ से, नारी के गर्भ से क्या निकल रहा है, पौधा निकल रहा है, पौधा निकल रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप ध्यान रख लेना कि नारी के गर्भ से जो है पौधा निकलता हुआ दिखाया जा रहा है। नारी की योनि से पौधे को जन्म देते हुए दिखाया जा रहा है। इसका मतलब नारी शक्ति, नारी को शक्ति के रूप में एक मातृदेवी, पृथ्वी की देवी, एक उर्वरा देवी के रूप में दिखाया जा रहा है। उर्वरता की देवी के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है नारी को, इस मूर्ति को दिखा करके। देखिए इस तरह से ये मूर्ति है, ये इस तरह से मूर्ति है। ठीक है, और नारी के यहां गर्भ से, नारी की योनि से यहां से एक पेड़ निकलता हुआ दिखाया गया है। इस तरह से ये पेड़ निकलता हुआ दिखाया गया है। तो ऐसा कहा गया है कि ये जो नारी है ये कौन है, ये उर्वरा देवी है। उर्वरा देवी, ये तो भाई साक्षात उर्वरा देवी है, ये तो पृथ्वी देवी है, पृथ्वी देवी है। ये तो जननी है, ये तो इस संसार को जन्म देने वाली है, ये तो मातृशक्ति है, ये तो मातृ देवी है। ठीक है, तो ये मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें नारी के गर्भ से क्या दिखाया जा रहा है, पौधा निकलता हुआ दिखाया जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। चलिए आगे चलते हैं, 7 पॉइंट हो गए। 8वां पॉइंट देखो, नरकबंध प्रस्तर। नरकबंध प्रस्तर, नरकबंध प्रस्तर क्या होता है बच्चों, नरकबंध प्रस्तर का मतलब है कि बिना धड़ की मूर्ति। नरकबंध किसे कहते हैं, बिना धड़ की मूर्ति को कहते हैं। बिना धड़ की मूर्ति, तो बच्चों बिना धड़ की जो मूर्ति होती है उसे कहते हैं नरकबंध प्रस्तर। तो पत्थर की मूर्ति मिली है जिस मूर्ति के धड़ नहीं है। ठीक है, तो नरकबंध की मूर्ति भी हमें कहां से मिली है, हड़प्पा से मिली है। चलिए आगे चलते हैं। एक देखिए, मानव के साथ में बकरे के समाधान के साक्ष्य। मानव के साथ बकरे के समाधान के साक्ष्य। मानव के साथ बकरे के, यानी कि बकरे को दफन किया गया मनुष्य के साथ में। तो ये साक्ष्य भी कहां से मिले हैं, ये साक्ष्य भी हमें हड़प्पा से प्राप्त हुए। चलिए और बात करते हैं, 10वें फैक्ट की बात करते हैं बच्चों। यहां से मोहरें प्राप्त हुई है, समझ रहे हो, यहां से मोहरें प्राप्त हुई है। और वो जो मोहरें मिली है बच्चों, वो मोहरें कैसी है, वो अभिलेख वाली मोहरें हैं। सर्वाधिक
अभिलेख वाली मोहरें, सर्वाधिक अभिलेख वाली मोहरें प्राप्त हुई है। यानी बच्चों मोहरें तो सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जो अपन अगला स्थल है जिसको हम पढ़ेंगे, लेकिन अभिलेख वाली मोहरें, सर्वाधिक चित्रित मोहरें, चित्र बनाई हुई मोहरें कहाँ से मिली है? हड़प्पा से हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। अच्छा, मोहरें जो मिली है बच्चों, जो मोहरें प्राप्त हुई है, ये मोहरें जो है वो 3 प्रकार की होती है। मोहरें जो है बच्चों वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है वर्ताकार, यानी कि गोल मोहर। दूसरी है आयताकार, ठीक है, दूसरी आयताकार मोहर है। और तीसरी है बच्चों वर्गाकार, तीसरी वर्गाकार मोहर है। ये इस तरह की मोहरें मिली है। तो हड़प्पा से जो अधिक मोहरें मिली है ना, सर्वाधिक मोहरें, वो कैसी आकार की है? वो वर्गाकार है। हड़प्पा से मिलने वाली जो सर्वाधिक मोहरें हैं वो वर्गाकार आकार की मिली है। और इन मोहरों के ऊपर बच्चों क्या मिला है? इन मोहरों के ऊपर हाथी का चित्र है, कुबड़दार बैल का चित्र है, गेंडे का चित्र है, एक श्रृंगी हिरण का चित्र है। एक श्रृंगी हिरण याद रख लेना आप इसमें, एक श्रृंगी हिरण, क्योंकि ये कुछ तो लोग इसको बैल कह रहे हैं और कुछ लोग इसको हिरण कह रहे हैं। कुछ विद्वान बैल कहते हैं, कुछ इसको हिरण कहते हैं। ये इस तरह से एक सींग वाला इस तरह से है, ये इस तरह से बच्चों, इस तरह से ये जानवर है ये। अब इसको कोई तो हिरण बता रहा है एक सींग वाला, कोई इसको बैल बता रहा है। तो ये एक श्रृंगी हिरण, इसके जो चित्र है ये बहुत सी हड़प्पा की मोहरों के ऊपर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रख लेना। साथ ही पशुपति नाथ का चित्रण भी मिलता है, पशुपतिनाथ का चित्रण भी मिलता है। ठीक है, 2 सींग वाले देवता का चित्र भी इसके ऊपर मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है हड़प्पा सभ्यता से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में अपन ने 10 फैक्ट थे जो अपन ने जान लिए। चलिए अब चलते हैं अपन अगले सिंधु सभ्यता के स्थल की तरफ, और जिसका नाम है बच्चों, क्या नाम है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के बाद में दूसरा स्थल अपना इंपॉर्टेंट स्थल है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। तो 2 नंबर डालेंगे हेडिंग आप, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। देखो बच्चों, सबसे पहले तो नाम का अर्थ जान ले। नाम का अर्थ क्या है? सिंधी भाषा का शब्द है ये मोहनजोदड़ो। मोहन का अर्थ होता है मृतक, जो का मतलब होता है का, और दड़ो का मतलब होता है बच्चों टीला। यानी किसका टीला है ये? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला ही क्या कहलाता है? मोहनजोदड़ो कहलाता है। ये है कहाँ मोहनजोदड़ो? ये मोहनजोदड़ो आपके लरकाना प्रांत में है बच्चों, लरकाना प्रांत सिंध। लरकाना प्रांत सिंध में है, और सिंध कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है। तो ये स्थल भी पाकिस्तान के पास ही चला गया है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में चला गया, और यह आपका मोहनजोदड़ो भी जो है पाकिस्तान में चला गया। अच्छा, इस मोहनजोदड़ो को बच्चों सिंध का नखलिस्तान कहते हैं, सिंध का नखलिस्तान, नखलिस्तान। ठीक है, सिंध का इसको नखलिस्तान भी कहा जाता है, मृतकों का टीला भी कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर शव मिले हैं, हड्डियां मिली है, इस वजह से इसको जो है मृतकों का टीला कह दिया गया। अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे खोज की, कि इसको खोजा कब गया। तो हड़प्पा को बच्चों 1921 में खोजा गया था, और इस मोहनजोदड़ो को 1922 में खोजा गया, तुरंत ही। अच्छा, खोजकर्ता का नाम बताइए, कौन है खोजकर्ता? हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे? बताओ, अभी पढ़ा है जस्ट ही। दयाराम साहनी, शाबाश, बोल रहे हैं कई लोग, बहुत बढ़िया। दयाराम साहनी ने हड़प्पा खोजा था। तो मोहनजोदड़ो किसने खोजा? मोहनजोदड़ो खोजा था राखलदास बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी। ये लो, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोज की थी। अच्छा, कौन सी नदी किनारे है बच्चों ये? सिंधु नदी किनारे। नदी कौन सी है? सिंधु नदी किनारे है। एक इसकी इंपॉर्टेंट बात है मोहनजोदड़ो की, कि ये जो सभ्यता का स्थल है, यहाँ से जब खुदाई की गई तो जो मिट्टी मिली बच्चों, तो मिट्टी के अंदर बहुत सारी परतें मिली है ऊपर नीचे। जैसे ये मिट्टी, फिर ये परत, फिर परत, फिर परत, फिर परत, ये परत। अब ये जितनी भी परतें हैं ना मिट्टी की, इन सब में मिट्टी अलग अलग प्रकार की मिली है। किसी में मिट्टी का कलर चेंज है, किसी में मिट्टी के अंदर जो तत्व हैं उनमें समानता नहीं है, तत्व अलग अलग तरह के मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि एक प्रकार की मिट्टी नहीं मिली है। तो विद्वान जो हैं
जो इतिहासकार है, जो विद्वान है, जो खोज करता है, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि भैया ये जो मोहनजोदड़ो स्थल है, ये कई बार बसा और कई बार उजड़ा। इस वजह से यहाँ की मिट्टी में चेंजेस है। मान लीजिए कोई बाढ़ आई तो बाढ़ अपने साथ मिट्टी बहा के लाई, ये सभ्यता स्थल खत्म हो गया। फिर से बसा ये, और फिर से कोई बाढ़ वगैरह आई तो नई मिट्टी आके जमा हो गई। फिर स्थल खत्म हो गया, फिर कोई भूकंप वगैरह, बाढ़ वगैरह आई, ठीक है, प्राकृतिक आपदा आई और फिर से नई मिट्टी आई। तो यहाँ पर मिट्टी की जो गाद मिली है, क्या मिली है? मिट्टी की गाद। मिट्टी की गाद, जो मिट्टी की गाद मिली है बच्चों, इस गाद से पता चलता है कि ये स्थल जो है, कहते हैं कि 8 बार बसा था, 8 बार उजड़ा और 9 बार बसा। 8 बार उजड़ गया और 9 बार ये स्थल बस गया, ठीक है ना। तो इस तरह से उजड़ने के और बसने के साक्ष्य, 8 बार उजड़कर 9 बार बसने के साक्ष्य जो है, वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। ये इसकी मुख्य विशेषता है। चलिए और विशेषताओं की बात करते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं। बच्चों, मैं सारी बातें नहीं लिख पा रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, मेरे बोलने के साथ ही आप चीज़ों को लिख लिया करें, ठीक है। कोई शर्माने की बात नहीं है, मैं बोलता हूँ तो साथ साथ लिख लिया करो। अगर स्पीड ज़्यादा लगती है तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, पॉज करके और फिर लिख लिया करो, लिखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे अपन बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो आगे मोहनजोदड़ो की देखो बच्चों, मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, बच्चों मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत एक तो अन्नागार है। अन्नागार, क्योंकि अपन ने वहाँ हड़प्पा में पढ़ा था, 6 के 2 सेट मिले हैं, 12 अन्नागार मिले हैं, और हड़प्पा की बहुत बड़ी इमारत मानी गई है अन्नागार। उसी तरह से मोहनजोदड़ो की भी सबसे बड़ी इमारत अन्नागार को माना जाता है। दूसरी यहाँ की सबसे बड़ी इमारत जो है बच्चों, वो है स्नानागार। एक इमारत और है जो बड़ी मानी जाती है, और वो है स्नानागार। हाँ, स्नानागार, स्नानागार का मतलब है बाथरूम। तो एक ऐसा बड़ा स्नानागार मिला है जो अपने आप में बहुत महान है, बहुत बड़ा है। कैसा है देखो, चित्र बनाते हैं, एक बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चित्र है बच्चों। कहते हैं कि बहुत बड़ा स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। लगभग 39 फुट तो लंबा है ये, 39 फीट बच्चों ये लंबा है स्नानागार, और लगभग 23 फीट चौड़ा है। बताओ कितना बड़ा है, देखो 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा, और लगभग इसकी गहराई की बात करें तो 8 फीट गहरा है। 8 फीट गहरा, यानी डूब जाए आदमी, खड़ा नहीं रह सकता आदमी, डूब जाएगा। 6 फुट का ही तो होता है ज़्यादा से ज़्यादा, 6-6.5 फुट का होता है, तो डूब जाए आदमी। 8 फीट गहरा है। सीढ़ियाँ लगी हुई है दोनों तरफ उतरने के लिए बच्चों, इसके अंदर उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियाँ लगी हुई है, और पूरा जलमग्न पानी से भरा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों ऐसा माना जा रहा है कि जैसे अपने यहाँ पर बड़े बड़े तालाब बनाए जाते हैं, सरोवर बनाए जाते हैं, और लोग उसके अंदर नहाते हैं, उसी प्रकार से कहते हैं कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है, इस स्थल में भी लोग जो है वो नहाया करते थे, और ये धार्मिक महत्व का स्थल था। मोहनजोदड़ो का ये स्थल धार्मिक महत्व का था। धर्म के नाम पर लोग यहाँ आया करते थे और धार्मिक स्नान किया करते थे, इसलिए इसे इतना बड़ा बनाया गया, नहीं तो छोटा ही बना लेते, इतने बड़े क्या जरूरत थी। तो बहुत सारे लोग एक साथ नहाया करते थे, ठीक है। तो इसका धार्मिक महत्व था। साथ ही जल संग्रहण के का प्रथम साक्ष्य भी है बच्चों। ये जल संग्रहण का प्राचीन काल का ये प्रथम साक्ष्य है मोहनजोदड़ो का स्नानागार, ठीक है। और जो अपने मार्शल महोदय हुए हैं, जॉन मार्शल, जो कि भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष बने थे 1905 के अंदर, वो जॉन मार्शल महोदय कहते हैं कि ये तो विराट वस्तु है, ये तो तत्कालीन समय की विराट वस्तु, आश्चर्यजनक वस्तु इसको कहा है। किसने कहा है? जॉन मार्शल ने कहा है। तो ये बात लिख लेना, श्रीमान जॉन मार्शल ने कहा है इसे तत्कालीन समय की विराट वस्तु कहा है, ठीक है। और प्राचीन काल में जल संग्रहण के का पहला साक्ष्य जो है वो मोहनजोदड़ो की ये स्नानागार माना जाता है, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं आगे की, मोहनजोदड़ो से और हमें क्या मिला है। तो बच्चों मोहनजोदड़ो से एक और चीज हमें मिली है महत्वपूर्ण, और वो है पशुपतिनाथ की मोहर। पशुपतिनाथ की मोहर। बच्चों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं, सब चीज बता के जाऊंगा, ठीक है ना।
इसलिए थोड़ा लंबा हो सकता है, तो स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। नॉलेज लेनी है तो वीडियो देखना पड़ेगा पूरा। यहाँ से मोहनजोदड़ो से पशुपति नाथ की मोहर मिली है बच्चों। पशुपति नाथ की मोहर देखिए किस तरह की है, इस तरह की ये मोहर है, सेल खड़ी से बनी हुई मोहर है और थोड़ी सी यहाँ से खंडित है। हालांकि अब इसको जो है सेल खड़ी से चिपका करके इसको पूरा कर दिया गया है, लेकिन जब खुदाई में ये प्राप्त हुई थी मोहर तो खंडित अवस्था में थी, ये हिस्सा टूटा हुआ था। अब देखिए बच्चों इस मोहर में क्या है, इस मोहर में यहाँ पे बीच में एक व्यक्ति बैठा है विराजमान अवस्था में, इस तरह से विराजित होकर बैठा है, हाथों को अपने पैरों पर यहाँ आगे रख रखा है और सिर पर एक मुकुट धारण कर रखा है बच्चों, और उस मुकुट में इस तरह से सींग दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो व्यक्ति है जो यहाँ पर बैठा है, इसी को जो है विद्वानों ने क्या कह दिया है, पशुपति कह दिया है बच्चों। क्या कह दिया है इसको, पशुपति। इसी को बच्चों विद्वानों ने शिव कह दिया है, शिव का प्रमाण, भगवान शिव कहा है इसे, ठीक है। इसी को इन्होंने पशुपति कह दिया है, इसी को इन्होंने भगवान शिव कहा है और इन्हीं को योगी कहा है, योगी पुरुष। ये कोई योगी पुरुष है जो योग साधना में यहाँ पर बैठा है, ठीक है बच्चों। तो देखिए भगवान शिव के अगर पहले प्रमाण की बात करें कि भगवान शिव का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिलता है, तो वो हमें मोहनजोदड़ो की इस पशुपतिनाथ की मोहर में मिलता है, शिव का पहला प्रमाण। पशुपति इन्हें क्यों कहा गया, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। पशुपति इसलिए कहा गया क्योंकि इनके चारों तरफ पशु ही पशु है। देखिए ये जो योगी पुरुष बैठा है इसके ऊपर एक मछली बनी हुई है, इसके ऊपर एक मछली है। यहाँ पर सैंधव सभ्यता में कुछ अक्षर अंकित है जिनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। 10 अक्षर हैं, लगभग 10 अक्षर हैं ऊपर, जिनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। अच्छा, इन योगी महात्मा के चारों तरफ 4 पशु भी हैं। कौन कौन से हैं देखिए, यहाँ पे हाथी का चित्र है, हाथी है। यहाँ पे गेंडे का चित्र बना हुआ है, छोटी जगह में बना नहीं सकता इसलिए लिख रहा हूँ। हाथी का चित्र है, यहाँ गेंडे का चित्र है, यहाँ पर बच्चों भैंसे का चित्र है और यहाँ पर बच्चों व्याघ्र का चित्र है, व्याघ्र चीता। ये इस तरह से 4 पशुओं के चित्र यहाँ पर बने हुए हैं। उसके अलावा बच्चों यहाँ पर नीचे की तरफ 2 हिरण हैं, यहाँ पर 2 हिरण खड़े हैं, समझ गए। तो इस तरह से देखिए 2 2 4 2 6 और 1 7, कितने पशु हैं, 7 पशु। 7 पशु या जानवरों के चित्र यहाँ पर बने हुए हैं, साथ में लिपि यहाँ पर अंकित की गई है और ये योगी पुरुष बीच में बैठे हैं। इनको पशुपतिनाथ या प्राचीनतम शिव का प्रमाण या योगी पुरुष इनको कह दिया गया है, ठीक है। तो ये मोहर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे चलते हैं और मोहनजोदड़ो के बारे में और जो तथ्य हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखिए मोहनजोदड़ो से और क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से और बच्चों जो है एक मंगोलियन पुजारी का सिर मिला है, मंगोलियन पुजारी का सिर प्राप्त हुआ है बच्चों यहाँ से। कुछ लोग इसको जो है वो टीचर या गुरु भी कह रहे हैं, गुरु शिक्षक की प्रतिमा कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये शिक्षक था व्यक्ति। और कुछ लोग इसको पंडित कह रहे हैं, पंडित कह दो चाहे पुजारी कह दो। अच्छा, अब इसको मंगोलियन पुजारी क्यों कहा गया है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से ये जो पुजारी का जो सिर प्राप्त हुआ है, इसका जो शेप है सिर का, वो मंगोलियन जो जगह है, मंगोलियन जो क्षेत्र है, मंगोलियन जो देश है, वहाँ के लोगों से मिलता जुलता है। मंगोल कहाँ पड़ता है, चीन के पास का क्षेत्र है मंगोल, ठीक है ना। तो इस वजह से वहाँ से मिलता जुलता है इसका चेहरा, इसीलिए इसको मंगोलियन पुजारी कह दिया गया। देखो बना के देखते हैं, ये इस तरह से आपको चित्र मूर्ति इस तरह से मिलेगी आपको। ये केस जो हैं, इस मूर्ति के अंदर जो केस हैं इस पुजारी के, वो इस तरह से ऐसे बंधे हुए हैं, पीछे की तरफ चोटी बनाई हुई है और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से कान है। और ये बच्चों जो आंखें हैं वो बिल्कुल ऐसे थोड़ी छोटी आंखें हैं इसकी, आंखें कैसी बनाई गई है, छोटी बनाई गई है। नाक इस तरह से और इस तरह से दाढ़ी मूछ भी है इसके, ये ऐसे ऐसे दाढ़ी मूछ भी इसके बनाई है। होठ बच्चों जो बनाए गए हैं वो बड़े बनाए गए हैं, ठीक है ना। होठ जो है इस मूर्ति के बड़े बनाए गए हैं और मूर्ति खंडित है, बस इतनी है। और यहाँ पर एक सोल डाला हुआ है और सोल के ऊपर कुछ चित्र बने हुए हैं इस तरह से, ठीक है ना। ये इस तरह से मंगोलियन पुजारी का सिर मिला है बच्चों। और ऐसा मान लिया गया है कि ये टीचर है, ये गुरु हैं, शिक्षक हैं और कुछ इसे पुजारी मान रहे हैं।
तो ये एक मूर्ति प्राप्त हुई है यहाँ से मोहनजोदड़ो से, जो प्रमुख है अपने आप में। चलिए एक अपने बात करते हैं यहाँ से बच्चों, कांसे की नृत्य रथ, नृत्य रथ नारी की मूर्ति। तो एक डांसर की मूर्ति प्राप्त हुई है बच्चों, जो डांस कर रही है महिला, उसकी मूर्ति भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से की मूर्ति है ये भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। एक अपने बात करें यहाँ से सभागार के साक्ष्य मिले हैं, सभागार के साक्ष्य मिले हैं। एक अपने बात करें बच्चों महाविद्यालय भवन के साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं, महाविद्यालय भवन, महाविद्यालय यानी कि कॉलेज है ना, ऐसा लगता है कि यहाँ पे महाविद्यालय भी चलता था, तो महाविद्यालय भवन के भी साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा सूती कपड़े के साक्ष्य, सूती वस्त्र का टुकड़ा मिला है बच्चों यहाँ से एक, तो ऐसा माना जाता है कि सूती वस्त्र के भी जो साक्ष्य हैं वो यहीं से मिले हैं। उसके अलावा बच्चों यहाँ से हाथी का कपाल खंड मिला है, हाथी का कपाल खंड, कपाल खंड का मतलब है खोपड़ी, तो हाथी की खोपड़ी के जो अवशेष है वो भी यहाँ से प्राप्त हुए। चलिए आगे बात करते हैं मोहनजोदड़ो से, आगे क्या और क्या मिला है। मोहनजोदड़ो से बच्चों एक घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले, घोड़े के दांत, घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले। देखो वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सैंधववासी थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे, कहीं भी उनकी मुद्राओं पे, मूर्तियों पे, चित्रों पे घोड़े का चित्र नहीं दिखता है। ऐसा माना जाता है विद्वानों का कि घोड़े से वो लोग अपरिचित थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ से हमें घोड़े की जानकारी मिलती है। जैसे गुजरात के अंदर एक स्थल है सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा से घोड़े के नाखून, खुरों के अवशेष मिले हैं। उसके अलावा घोड़े के दांत के साक्ष्य हम पढ़ रहे हैं मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि ये घोड़े के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो एक्चुअल में सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं थे, बल्कि वैदिक सभ्यता से संबंधित थे, जो वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता के बाद आएगी, उसमें हम घोड़े के बारे में जानेंगे। क्योंकि सिंधुवासी घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन वैदिक काल के जो आर्य थे वो घोड़े से परिचित थे, ठीक है। तो घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। एक महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है बच्चों, बकरे के पीछे, बकरे के पीछे, बकरे के पीछे चाकू लिए हुए, बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्र, व्यक्ति का चित्र, यानी कि ऐसा माना गया है कि यहाँ से बलि प्रथा का प्रमाण मिलता है बच्चों। भी चाकू लेके पीछे खड़ा है, इसका मतलब बलि देना चाह रहा है वो, है ना, उसको मारना चाह रहा है उस पशु को, तो ऐसा कहते हैं कि बलि के साक्ष्य मिले। ये इस तरह से ये, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो खड़ा है ऐसे, और हाथ में उसने एक चाकू ले रखा है पीछे, ठीक है। तो इसका मतलब वो बलि देना चाहता है, वो मारना चाहता है इस जानवर को। तो बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का जो चित्र है बच्चों, वो भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। इसका मतलब बलि का प्रमाण भी हमें कहाँ से मिलता है, मोहनजोदड़ो से मिलता है। अच्छा, मोहनजोदड़ो से बच्चों किसी भी प्रकार की कब्र के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। एक ये भी मजे की बात है कि कब्र के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिलते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान हमने दो पढ़े थे, कब्रिस्तान एच और कब्रिस्तान R37, जो दोनों ही हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे, हड़प्पा से प्राप्त हुए थे। लेकिन मोहनजोदड़ो से किसी प्रकार के कब्र के साक्ष्य नहीं मिले। अंतिम बिंदु की बात करते हैं अपन मोहनजोदड़ो के बारे में, और वो ये है कि एक विद्वान है जिनका नाम है KUR कनेडिया। ये जो KUR कनेडिया विद्वान है बच्चों, ये इन्होंने शवों के ऊपर परीक्षण किया, शवों पर परीक्षण किया, यानी कि मोहनजोदड़ो से जो कंकाल मिले इनको, उन कंकालों को इन्होंने परीक्षण किया, उनको जांच किया, तो इन्होंने उन कंकालों के अंदर जो है मलेरिया के कीटाणु पाए हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, मलेरिया के कीटाणु, इन्होंने उन कंकालों के अंदर मलेरिया के कीटाणु पाए हैं। और KUR कनेडिया ने ये कह दिया कि ये जो सभ्यता है इसकी समाप्ति का जो कारण था वो कोई ना कोई महामारी था, और वो महामारी कौन सी थी, वो मलेरिया थी। जैसे पीछे अपने कोरोना आया, तो कोरोना में कितने लोग मर गए, लेकिन बच भी गए बहुत सारे। क्यों बचे? इसलिए बचे, इतनी बड़ी तादाद में हम लोग इसलिए बच पाए क्योंकि कोरोना की वैक्सीन बन गई, दूसरा कोरोना की दवाई और इलाज हमें मिल गया।
इस वजह से हम बच गए। लेकिन प्राचीन काल में बेचारे ये कहाँ से बचते, मलेरिया की दवाई नहीं थी इनके पास में, तो बुरी तरह से महामारी के रूप में मलेरिया फैल गया, दवाई मिली नहीं और मर गए, तो पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। ये बात कौन कहते हैं, KUR कनेडी कहते हैं। कब कहते हैं, मोहनजोदड़ो में शवों के परीक्षण के बाद में शवों की हड्डियों के अंदर जो है मलेरिया के कीटाणु पाए गए, इस आधार पर इन्होंने ये बात बोली है। ठीक है, तो ये अपने मोहनजोदड़ो से संबंधित मोटी मोटी बातें थी, वो अपन ने पढ़ ली। चलो अब अपन एक और नए सभ्यता स्थल की ओर चलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दो स्थल अपन ने पढ़ लिए हैं बच्चों। पूरा डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी फैक्ट मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं सब लिख रहा हूँ, और जो नहीं लिख पा रहा हूँ वो बोल के बता रहा हूँ। तो आप अगर मैं नहीं लिख पाऊँ तो कृपया करके अपनी कॉपी में मेरे बोले हुए को समझ करके लिख लिया करें, क्योंकि ये चीज़ें आपके आगे बहुत काम आने वाली है। चलो, तीसरा स्थल है बच्चों सिंधु सभ्यता का, जिसका नाम है चन्हू दड़ो। चन्हू दड़ो, ये लो, ये तीसरा अपना इस सभ्यता का स्थल है बच्चों। खोजकर्ता देखो कौन है। सबसे पहले ये जाने कि इस स्थल का खोजकर्ता कौन है। तो इसके खोजकर्ता हैं NG मजूमदार। NG का मतलब है नानी गोपाल मजूमदार, पूरा नाम है इनका नानी गोपाल मजूमदार। कब की इन्होंने खोज इसकी, 1931 के अंदर इन्होंने खोज की। ठीक है भाई। और उत्खनन किसने किया, उत्खनन, भाई खोज करने वाला तो अलग होता है, और सभ्यता को खोदने वाला, उसको खोज करने वाला, उसको उत्खनन करने वाला, खुदाई करने वाला, वो दूसरा व्यक्ति होता है। तो उत्खनन करने वाला कौन है, उत्खनन करने वाला है अर्नेस्ट मैक्के। अर्नेस्ट मैक्के ये आपके उत्खनन करता है। इसने उत्खनन कब किया, 1935 के अंदर कर दिया। ये लो, 1935 में इसका उत्खनन कर दिया। अब बच्चों याद कैसे करेंगे, देखो, चन्हू दड़ो, दड़ो, दड़ो का मतलब क्या होता है, दड़ो का मतलब होता है टीला, और टीला भाई बहुत दूर है, टीले को देख नहीं पा रहे हैं, इतना दूर टीला है कैसे देखें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा भैया, जूम, जूम करना पड़ेगा कैमरे से देखेंगे और जूम करेंगे कैमरे को, जब हमें टीला दिखाई देगा। तो चन्हूदड़ो की खोजकर्ता कौन है, NG मजूमदार है। कैमरे को जूम करना पड़ेगा जब टीला दिखेगा। कब की खोज, 1931 में खोज की। चलिए, उत्खननकर्ता कौन है, उत्खननकर्ता अर्नेस्ट मैक्के है। अर्नेस्ट, अर्नेस्ट, रेस्ट, रेस्ट, यहाँ पे देखो रेस्ट रेस्ट आ रहा है शब्द, रेस्ट का मतलब आराम, भैया आराम नहीं करना है, ठीक है ना। टीले को खोज लिया, और खोजने के बाद में ये अर्नेस्ट मैक्के साहब है ना, इन्होंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, कोई रेस्ट नहीं किया, नो रेस्ट, और फटाफट 1935 में खुदाई शुरू कर दी। 31 में खोजा और 35 के अंदर इन्होंने क्या कर दी, खुदाई शुरू कर दी। तो बिना रेस्ट के काम किया किसने, अर्नेस्ट मैक्के ने। याद हो गया, खोजकर्ता चन्हू दड़ो, दड़ो यानी टीला, टीले को जूम करना पड़ेगा भैया, जब दिखेगा कैमरा जूम करो, जूम किया तो टीला दिख गया, जूम यानी NG मजूमदार, नानी गोपाल मजूमदार कौन है, खोज करता है। कब हुआ, 1931 में। उत्खनन किसने किया, अर्नेस्ट मैक्के ने, बिना रेस्ट किए हुए काम किया इसने बेचारे ने। तो अर्नेस्ट मैक्के कब किया उत्खनन, 1935 में। ये लो, याद हो गया, ऐसे होता है याद। देखो अब यहां से क्या क्या मिला है। तो सबसे पहली बात करें बच्चों, तो चन्हूदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर है। क्या है, औद्योगिक नगर। सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर कहलाता है चन्हूदड़ो। क्यों कहलाता है, क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप हुई थी, बहुत से कारखाने यहाँ पर लगाए गए थे, और बहुत सी फैशन की चीजें यहाँ उत्पादित की जाती थी, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा जाता है। पहली बात। दूसरी बात बच्चों, यहाँ से मनके बनाने का कारखाना मिला है, मनके की फैक्ट्री, ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। मनके, मनके का मतलब है मिट्टी, मिट्टी से ऐसे मनका बनाया, उसके बीच में छेद कर दिया, मिट्टी से मनका बनाया, उसके बीच में छेद कर दिया, और फिर उसको आग के अंदर पका दिया, और आग में पकाने के बाद में वो मोती पक गया, उसके ऊपर कलर कर दिया, पॉलिश कर दी, और फिर उसको पिरो करके माला बना दी, ब्रेसलेट बना दिए। ठीक है, तो मनके बनाने की फैक्ट्री प्राप्त हुई है कहाँ से, चन्हूदड़ो से प्राप्त हुई है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, लिपस्टिक के साक्ष्य है। ये लो,
लिपस्टिक के साक्ष्य। तो लिपस्टिक कहाँ से मिली है? महिलाओं का प्रसाधन है लिपस्टिक, लिप्स पे लगाने के लिए। तो लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं भाई? ये भी अपने चनहुदड़ो से मिले हैं। तो मैंने कहा ना फैशन नगरी है ये। फैशन नगरी देखो, मन के बन रहे हैं, लिपस्टिक के साक्ष्य मिल रहे हैं, खिलौने यहाँ से मिलेंगे आपको आगे। तो ये सब चीज़ें इंडस्ट्री के अंदर आती है, इसीलिए फैक्ट्रियाँ यहाँ स्थापित की गई थी। तो मॉडर्न सिटी है सिंधु सरस्वती सभ्यता की चनहुदड़ो, इसीलिए इसको औद्योगिक नगरी भी कह दिया गया है। तो लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं बच्चों यहाँ से। उसके अलावा हाथी का खिलौना मिला है यहाँ से। हाथी का क्या मिला है? यहाँ से खिलौना मिला है। हाथी के खिलौने के साक्ष्य यहाँ से मिले। पीतल की इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं आप अपने को यहाँ से। उसके अलावा शाही की दवात के साक्ष्य, शाही की दवात मिली है बच्चों। दवात समझ रहे हो? यानी कि शाही की इंक की वो आती है ना, छोटा जार जिसके अंदर इंक भरी हुई होती है। तो ये शाही की दवात मिली यहाँ से अपने को। तो याद कैसे रखेंगे? देखो दवात, शाही, शाही से क्या बनते हैं भैया? शाही से चिन्ह बनते हैं, चिन्ह, चिन्ह बनते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको पेन को इस तरह से आप झटकाएंगे तो नीचे इंक गिरेगी और चिन्ह बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? चिन्ह बन जाएंगे। तो चन्हुदड़ो में देखो यहाँ पे चिन्ह आ रहा है, चन्हुदड़ो चिन्ह। कैसे चिन्ह? चीने चीने चिन्ह, छोटे छोटे चिन्ह। तो चन्हुदड़ो से ऐसे याद रख लेना कि शाही की दवात के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? शाही की दवात से क्या बन गए भैया? चिन्ह बन गए शाही गिरने से। तो चन्हुदड़ो से मिले हैं। क्या मिले हैं? शाही की दवात के साक्ष्य मिले। चलिए और क्या मिला है यहाँ से? बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पैरों के निशान। ओहो, देखो 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 क्या बात है। बिल्ली के पीछे, बिल्ली के पीछे भागते हुए, क्या बात है, क्या निशान मिले हैं। ओहो, बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के चिन्ह, कुत्ते के चिन्ह नहीं भैया, पद चिन्ह, पैरों के निशान है। ये लो, बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा है और बिल्ली के पैरों के और कुत्ते के पैरों के, दोनों के पैरों के निशान मिले हैं यहाँ पे। तो वो भी क्या मिल रहे हैं? चिन्ह मिल रहे हैं। और ये भी क्या है? चिन्ह है। तो चन्हुदड़ो से चिन्ह ही मिलेंगे भैया। किस किस के चिन्ह मिलेंगे? एक तो शाही के चिन्ह मिलेंगे और एक बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के चिन्ह मिलेंगे। समझ रहे हो? तो ये दो चीजें ऐसे याद कर लेना, चन्हुदड़ो से चिन्ह जुड़ गए। चिन्ह यानी शाही के चिन्ह, शाही के निशान, और बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के चिन्ह यानी कि पैरों के निशान। ठीक है, तो ये दोनों ही कहाँ से मिले हैं अपने को? चन्हुदड़ो से मिले हैं। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद में आगे बात करते हैं अपन झुक्कर, झुक्कर व झांगर संस्कृति। झांगरी लिख दिया गया, सॉरी, झांगर, झांगरी नहीं, झांगर भाई, हाँ। झुक्कर व झांगर संस्कृति, झुक्कर व झांगर संस्कृति के अवशेष मिले हैं बच्चों। झुक्कर झांगर संस्कृति का मतलब है ग्रामीण और नगरीय संस्कृति, ग्रामीण प्लस नगरीय। झुक्कर का मतलब होता है आपके नगरीय और झांगर का मतलब होता है ग्रामीण। ठीक है, तो दोनों प्रकार की संस्कृतियों के जो मिले जुले अवशेष है वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? चन्हुदड़ो से प्राप्त होते हैं। तो ये लो भैया, चन्हुदड़ो की मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं फटाफट से अपने आगे सिंधु सरस्वती सभ्यता के अगले स्थल की ओर। और अगला स्थल है बच्चों लोथल। चौथा स्थल अपन पढ़ रहे हैं, 5 स्थल पढ़ेंगे आज की क्लास में और बाकी वाले फिर 5 कल पढ़ेंगे। 10 स्थलों का अध्ययन करेंगे अपन जो आपके इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चौथा स्थल है बच्चों जिसका नाम है लोथल। लोथल, देखिए लोथल, लोथल की खोजकर्ता, खोजकर्ता कौन है बच्चों? पहले तो ये देखें, खोजकर्ता, खोजकर्ता है बच्चों इसके रंगनाथ राव। रंगनाथ राव, रंगनाथ राव ने बच्चों इसकी खोज की थी। कब की थी? 1954 के अंदर इसकी खोज की थी। चलो भाई, अच्छी बात है। कौन सी नदी किनारे है ये? भोगवा नदी, भोगवा नदी, भोगवा नदी किनारे जो है ये स्थल बच्चों पाया गया है। ठीक है, रंगनाथ राव, नाथ जी कहाँ बैठे हैं? नाथ जी थल पर बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं भैया। थल का मतलब जमीन, याद कैसे करेंगे? थल का मतलब जमीन, और ये रहे आपके नाथ जी रंगनाथ राव। तो नाथ जी कहाँ बैठे हैं? जमीन पे बैठे हैं भाई। नाथ जी साधु सन्यासी हैं, सन्यासी लोग जमीन पे बैठते हैं, कभी ऊपर नहीं बैठते हैं सन्यासी लोग। तो नाथ जी जमीन पे बैठे हैं यानी थल पे बैठे हैं। तो लोथल के खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव है। कब की थी खोज? 1954 में की थी। नदी कौन सी है? भोगवा नदी है। लोथल है कहाँ? कहाँ है भाई लोथल? गुजरात के अंदर है। गुजरात का जो समुद्र तटीय इलाका है वहां पर लोथल पाया जाता है। ठीक है,
चलिए अब अपन बात करते हैं लोथल से मिला क्या क्या है। तो देखिए लोथल से जो है चावल के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य, ये लो, चावल के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। बच्चों अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने जब आपको इतिहास का कालखंड पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य जो कि हमें कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं। याद आया आपको? पिछली वीडियो में देख लेना, नहीं याद है तो। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल पढ़ाए थे मैंने आपको। तो चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से मिलते हैं, लेकिन चावल के जो प्रथम साक्ष्य है बच्चों वो कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। ठीक है, याद रह जाएगा। चलो अच्छा, बाजरे के साक्ष्य, ये लो, बाजरे के साक्ष्य, बाजरे के साक्ष्य बच्चों कहाँ से मिले हैं? बाजरे के साक्ष्य भी आपको लोथल से मिले हैं। तो इसका मतलब देखो, धान मिल गया और अनाज भी मिल गया, दोनों चीजें मिल गई। धान भी मिल गया, अनाज भी मिल गया, चावल के भी साक्ष्य लोथल से मिले हैं और बाजरे के साक्ष्य भी लोथल से मिले हैं। तो भाई जब चावल भी मिल गया, बाजरा भी मिल गया, तो अब चक्की भी तो चाहिए पीसने के लिए। तो अनाज को पीसने के लिए क्या चाहिए? चक्की चाहिए। तो इसका मतलब चक्की के दो पार्ट मिले हैं। चक्की के दो पार्ट, ये लो, चक्की के दो पार्ट के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। भैया मिलने ही थे ये तो, क्योंकि बाजरे को पीसना है ना हमें, आटा बनाएंगे उसका, बढ़िया रोटी सेकेंगे। ठीक है, तो चक्की के दो पार्ट के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं आपको? लोथल से मिले हैं। अच्छा देखिए, अब चक्की के दो पार्ट मिल गए तो बाजरे को भैया तोलना ही पड़ेगा। अनाज जब आप ला रहे हो तो तोलना भी तो पड़ेगा। तो तोलना पड़ेगा, तो इसका मतलब तोल के पैमाने भी यहाँ से मिले हैं। तोल का पैमाना, ये लो, तोल का पैमाना यानी कि बाट, बाट वगैरह भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो चावल प्राप्त हुआ है, बाजरा यहाँ से मिला है, चक्की मिल गई और अपने को तोल का पैमाना यानी बाट भी मिल गए। चलिए अच्छी बात है। उसके अलावा देखिए ये भी क्या कहलाता है? ये भी औद्योगिक नगर कहलाता है। औद्योगिक नगर यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये भी एक क्या है? ये भी औद्योगिक नगर कहलाता है। एक देखिए इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर हाथी दांत, हाथी दांत का पैमाना मिला है बच्चों। ये लो, हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके अलावा लोथल से मन के बनाने के साक्ष्य मिले हैं। मन के बनाने के साक्ष्य जो है, मन के बनाने की जो फैक्ट्री है वो भी अपने को लोथल से मिली है। ये लो, वहां से पीछे चनहुदड़ो से मिली थी और लोथल से मिल गई है। और अब जो बात बता रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लोथल का बंदरगाह। ये लो, बंदरगाह, बंदरगाह को क्या क्या कहते हैं बच्चों? बंदरगाह को आपके गोदी भी कहते हैं, गोदी, गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा भी कहते हैं इसको। और बच्चों इसको डॉकयार्ड भी कहते हैं। ये सब बंदरगाह को ही कहते हैं। और बंदरगाह क्या होता है? तो लोथल से बंदरगाह के अवशेष भी मिले हैं, बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। बंदरगाह का मतलब है एक ऐसा स्थान, एक समुद्र का ऐसा स्थान, तटीय स्थान, जहां पर जहाज आए, अपना माल उतारे, दूसरा माल लोड करे और जाता रहे। यानी कि एक तरह से जहाजों का स्टैंड है माल उतारने और ले जाने के लिए। उसे क्या बोलते हैं? बंदरगाह कहते हैं। किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करना है तो जहाज़ों से माल भेजना पड़ेगा। तो जहाज़ कहाँ खड़े मिलेंगे? जहाज़ हमें समुद्र के तट पर मिलेंगे। और उसी तट पर जो जो बनी हुई होती है इमारत, उसे क्या कहते हैं? उसी को बंदरगाह कहते हैं। उसका दूसरा नाम गोदीबाड़ा है और उसका अंग्रेजी में क्या कहते हो आप? उसको डक यार्ड कहते हो। ठीक है, तो समझ में आ गई? चलो अब चलते हैं आगे। अब बच्चों लोथल से जो है, जब बंदरगाह के साक्ष्य मिल गए हैं तो इसका मतलब नावों के साक्ष्य मिलेंगे। भाई बंदरगाह से नावें जाएगी, जहाज जाएंगे, तो नावों के साक्ष्य मिले। कितनी नाव मिली है? 4 नाव मिली है। 4 नाव के साक्ष्य मिले। मैंने आपको बताया था हड़प्पा से भी नाव के साक्ष्य मिले थे और साथ में लोथल से भी जो है वो नाव के साक्ष्य मिले हैं। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात और, घोड़े, घोड़े की मरण मूर्ति मिली है। घोड़े की मरण मूर्ति, मरण मूर्ति, घोड़े की मरण मूर्ति का मतलब है घोड़े की मिट्टी की मूर्ति मिली है बच्चों यहाँ से। ठीक है, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोट लगा के लिख लेना, पूरे के पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है वो क्या है? लोथल का गोदीबाड़ा। लिख लो आप, मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, आप लिख लो, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत लोथल का गोदीबाड़ा है। ठीक है, ये बात नोट लगा के लिख लो, सबसे बड़ी इमारत है ये। चलिए उसके अलावा देखिए क्या मिल रहा है? खोपड़ी की शल्य चिकित्सा, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा समझ रहे हो बच्चों? शल्य चिकित्सा का मतलब है ऑपरेशन करना, चीर फाड़ करना। तो यहाँ से देखिए जो खोपड़ियाँ मिली है ना, जो यहाँ से खोपड़ियाँ मिली है, उन खोपड़ियों में बच्चों छेद हुए हुए हैं।
उन खोपड़ियों में क्या हुए हुए हैं, छेद हुए हुए हैं। इसका मतलब ये लोग खोपड़ी की शल्य चिकित्सा करते थे, खोपड़ी का इलाज करते थे। खोपड़ी में कोई मानसिक प्रॉब्लम होती थी तो ऑपरेशन करके और उसको ठीक किया करते थे। इसीलिए खोपड़ियों के अंदर छिद्रित खोपड़ियां मिली है, यानी खोपड़ियों में छेद मिले हैं आपको किए हुए। तो खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी कहाँ मिलते हैं, लोथल से मिलते हैं। चलिए, उसके अलावा अपन बात करें लोमड़ी के साक्ष्य। लोमड़ी के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं बच्चों। उसके अलावा कोवे के साक्ष्य भी अपने को प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हवन कुंड के साक्ष्य भी अपने को मिलते हैं, हवन कुंड। हवन कुंड मस्तों का झुंड, गाना है ना, सुना है आपने। तो हवन कुंड के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं अपने को, लोथल से प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये बच्चों लोथल के बारे में इंपोर्टेंट बातें थी। तो सिंधु सभ्यता के 4 स्थलों का अध्ययन अपन कर चुके हैं। 5वां करवाना था लेकिन टाइम बहुत हो गया है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आगे वाले वीडियो लेक्चर के अंदर अपन उसकी बात करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।